22 जनवरी का बहुत ज्यादा महत्व है। अभी 2024 में उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है राम मंदिर में। और 22 जनवरी 1947 को ही प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था। ध्यान देने की बात यह है आपको कि जब प्रियम्बल अडॉप्ट किया जा रहा है उस समय हिंदुस्तान का डिवीजन नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है 9 दिसंबर को, तो जवाहरलाल नेहरू ने 11 दिसंबर को यह प्रपोज कर दिया कि ये रहेगा प्रियम्बल। प्रियम्बल हमको ये बताता है कि हम जो आगे लॉ कानून बनाने जा रहे हैं, जो लॉ बनाने जा रहे हैं, उसके पीछे मेन पर्पस क्या है। क्लियर? जैसे कहीं भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, नियम अलग चीज होता है, नियम किस लिए बनाए जा रहे हैं ये बात अलग होती है। जो समय के हिसाब से कई बार चीजें बदलती भी रहती हैं, लेकिन बेसिक पर्पस सेम रहता है। प्रियम्बल को कहा जाता है दिस इज अ क्यू टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। जहां कहीं भी एम्बिग्यूटी आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में, वहां पर वो इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा जो कि प्रियम्बल से एग्री कर रहा है। 22 जनवरी 1947 को जो अडॉप्ट किया गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved and to constitute India into sovereign socialist democratic republic. सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इसको 42nd अमेंडमेंट से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी ने उस समय जुड़वाए थे। पहला वर्ड है वी द पीपुल। कॉन्स्टिट्यूशन बना कौन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। इसके लिए कुछ लोगों ने कहा था कि भगवान के नाम से होनी चाहिए। बंगाल के एमपीज थे, उन लोगों ने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत देवी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में देवी का ज्यादा महत्व। इस बात पे वोटिंग हुई थी और 68 वर्सेस 41 से ये हुआ कि भगवान के नाम पर नहीं, लोगों के नाम पे शुरू होगा। दिस वाज 1947। इस चीजों की शुरुआत लोगों की तरफ से होगी, ना कि भगवान के नाम से। अब की बार 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 26 जनवरी को जो सॉलिडरिटी की सिंबल हम लोगों की है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपने स्पीच में कहा है कि ये एक दोबारा रीडिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री है। हम लोग अपनी जो चीजें हम लोग की छूट गई थी, जो कल्चरल चीजें छूट गई थी, उसको हम लोग रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं। जबकि 1947 में जो अडॉप्ट किया गया था वो रीजन और साइंस, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म, इसके ऊपर ज्यादा जोर था। फ्यूचरिस्टिक देखा जा रहा था, ना कि पास्ट। उस समय के लोगों की जो भी सोच थी उसके हिसाब से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एक बात और आप लोगों को हम बता देते हैं, जो लोग थे उस समय वो ना इलेक्टेड नहीं थे। नानी पालकीवाला कहते हैं अपनी किसी स्पीच में कि अगर इलेक्टेड होते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, लोग लोग खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कैसा भारत बनेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलामी को देखा हुआ है, जो गुलामी से जो लोग आजाद हो रहे हैं और देश को सॉवरन बना रहा है। सॉवरन मत मीन्स कि हमारे ऊपर अब कोई नहीं है, हम टोटल फ्री हो गए हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी फ्री हैं, किस ग्रुप, हम किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, ये सारी बातें हम खुद डिसाइड करेंगे। और लगातार
हम लोगों ने एक बैलेंस बनाया पूरे वर्ल्ड भर में, नॉन अलाइन मूवमेंट जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया का दिया हुआ है कि किसी भी ब्लॉक के साथ हम लोग नहीं अटैच हुए पूरे कोल्ड वॉर में। ये इसी प्रीम्बल की वजह से, क्योंकि ऐसा ही भारत हम बनाना चाहते हैं। हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर भी हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ के मेंबर बनने से हम अपनी सॉवरेनिटी नहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग यूएनओ के भी मेंबर हैं। तो अगर यूएनओ के मेंबर हैं तो हम लोगों को वर्ल्ड सिटीजन होने की वजह से भी हम लोगों को कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है, ताकि एक वर्ल्ड सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। We the people of India having solemnly resolved and to constitute India into sovereign। उसके बाद वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ। ये जो सोशलिज्म है ये कम्युनिज्म नहीं है और ना ही ये कैपिटलिज्म है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई, इसमें दोनों साथ रहेगा, पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, ताकि दोनों सिस्टम के फायदे मिले। सोशलिस्ट में ये होता है कि सब लोग बराबर होते हैं, इक्वलिटी होती है। जैसे आज की डेट में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पे लगभग लोग बराबरी की स्थिति में, बहुत गैप्स नहीं है। जहां गैप्स ज्यादा हो जाते हैं वहां पे 1% लोग 70% प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। सिर्फ इंडिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसमें यूएस या कोई भी ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं। और 50% से ज्यादा लोगों के पास, या समझिए कि उनके पास 1% 2% चीजें रहती। ये एक प्रॉब्लम रहती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो उस समय जो अपनाया गया था कि इक्वलिटी की, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी रहेगी, तभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जो सोशलिज्म इंडिया का जो है वो इंडिया के हिसाब से है। 42nd में आया था। ये वर्ड नहीं भी अगर पढ़ता तो हमको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, या उस समय ये कम्युनिस्ट विचारधारा ज्यादा डोमिनेट करती थी, वो सारी चीजें हम लोगों को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह जगह हम लोग को दिखाई पड़ती है। तीसरा वर्ड है सेकुलर। ये भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा है। सेकुलर मीन्स द स्टेट इज नॉट कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन मैन एंड गॉड। ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है पहले की, कि स्टेट का आदमी और भगवान के संबंधों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और सेकुलर वर्ड पर भी बहस हुई थी कि इसको रखा जाए कि ना रखा जाए, और ये डिसाइड हुआ कि सेकुलर वर्ड ना रखा जाए, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं। हम एक ऐसी कंट्री में रहे जहां पे तमाम माइनॉरिटीज के लोग हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचे। वो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कई मुस्लिम्स रहे, प्राइम मिनिस्टर भी सिख हुए, दलित समुदाय के लोग भी प्राइम मिनिस्टर हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक मुस्लिम्स हुए, एक नहीं कई, जो कि माइनॉरिटी में थे। क्रिश्चियंस भी एयरफोर्स के हेड रहे। तो कहने की जरूरत नहीं थी कि हम सेकुलर हैं, ये ऑलरेडी हम हैं। तीसरा वर्ड है डेमोक्रेटिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved and to constitute into sovereign socialist secular democratic। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इलेक्शोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि ये रूल ऑफ लॉ रहेगा। गवर्नमेंट हैज टू बी अकोमोडेटिव, अकाउंटेबल।
रिस्पॉन्सिव और बाकी ओपिनियन भी सुनेगी, और उसके बाद पूरी बहस के बाद चीजों को अडॉप्ट करेगी। अगर बहस नहीं होगी तो सिस्टम उतने अच्छे से नहीं आएगा। जैसे अभी हाल में जब नई आईपीसी आ रही थी, तो जो गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया पुरानी आईपीसी को हटा करके एक नया क्रिमिनल लॉ लेके आया जा रहा था, तो जो पूरा हटा के कर दिया, उसके ऊपर जब पार्लियामेंट की कमेटी ने जब पूरी बहस करी तो उन्होंने ढेर सारे अमेंडमेंट उसमें दिए, जिसको होम मिनिस्टर ने बाद में अडॉप्ट भी किया, अमित शाह साहब ने, और पुराना वाला ड्राफ्ट अपना कैंसिल कर दिया और नया ड्राफ्ट फिर लेकर के आया जिसको कि पास करते गए। अगर बहस नहीं होती तो ये सारी चीजें कैसे इंक्लूड होती? डेमोक्रेसी जानी ही इसीलिए जाती है कि सबकी ओपिनियन उसमें शामिल हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, इसमें लोग डायरेक्टली लोग वोट देते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, हर लॉ से पहले हर लोगों से पूछ लिया जाता है, लेकिन वो थोड़ी पॉपुलेशन के लिए। बाकी लगभग हर जगह पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कई बार ग्रुप के हिसाब से लोगों की वोटिंग पावर बनती है, जैसे चाइना में अलग सिस्टम है, यूएस में अलग सिस्टम है इलेक्शन के। हम लोगों के यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम लोग के यहाँ लिया गया, जिसमें कि बाद में एज घटा करके अब 18 साल तक कर दी गई। और रिपब्लिक, नेक्स्ट वर्ड, रिपब्लिक मींस कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो कोई मोनार्क नहीं होगा। और ये जैसे इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्वीन है, लेकिन इंग्लैंड डेमोक्रेसी है क्योंकि जो वहां का जो क्योंकि पार्लियामेंट सारे लॉ बनाती है। और ये सब करा क्यों जा रहा है? जस्टिस के लिए किया जा रहा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, जस्टिस क्या होता है? जस्टिस इज द हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ सेल्फिश नेचर ऑफ मैन एंड द गुड ऑफ सोसाइटी, और अटेनमेंट ऑफ कलेक्टिव गुड इज एम। मतलब जो न्याय है वो एक हार्मोनियस ब्लेंडिंग होगा आदमी के व्यक्तिगत स्वार्थ में और पूरे समाज के हित के बीच में। व्यक्ति का व्यक्तिगत भी संभाला जाएगा और पूरे समाज का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन समाज का ध्यान जरूर रखा जाएगा। जस्टिस के सिंबल में आप देखते हैं कि वो जो एक वुमन है जिसके आंख पे पट्टी बंधी हुई है, जस्टिस ऑफ जस्टिस सोशल। तो सोशल जस्टिस हम लोगों के यहाँ काफी हद तक अचीव हो चुका है। सभी लोग वोट देते हैं और कोई भी जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठ करके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक लोग पहुंच जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि दलित प्रधानमंत्री हो, दलित राष्ट्रपति हो, दलित मुख्यमंत्री हो। ये सब हो चुका है। प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन कम से कम उम्मीदवार के रूप में कई बार लोगों का नाम आ चुके हैं, जैसे एक बार मायावती का नाम भी आ चुका था। जस्टिस, सोशल जस्टिस हम लोगों ने काफी हद तक अचीवमेंट में है हम लोग। सॉरी सॉरी, ये पॉलिटिकल जस्टिस बीच में, तो ये सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग को लगभग मिल चुका है। हम लोग ये अभी जो बात की पॉलिटिकल जस्टिस की हो गई, पॉलिटिकल जस्टिस हम लोग क्या लगभग अचीवमेंट। अब रहा सवाल इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, क्या हमको मिल गया इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट के पास पैसा जमा है, कुछ घरानों के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जो समस्या है इस समय कंट्री की वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। तो एम्प्लॉयमेंट भी यही लोग दे रहे हैं।
तो जो लोग दे रहे हैं उनके पास इस तरीके से पैसे चाहिए, और जिसकी जितनी काबिलियत है वो वहां तक पहुंचे। ये एक नजरिया है देखने का। दूसरा नजरिया ये है कि उन्हीं के पास आया जिनके पास था। जो अमीर है वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। तो दूसरे नजरिए के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस बात का फैसला वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन में जाती हैं तो वो अपना इकोनॉमिक एजेंडा देती हैं, और उस इकोनॉमिक एजेंडे पर लोग वोट देते हैं। वोट इसी ग्राउंड पे तो दिया जाता है ना कि पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। वो एक अलग बात है कि प्रैक्टिकल लेवल पे यहाँ पर लोग, कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर भी दे देते हैं, लेकिन मेनली जो इलेक्शन का जो मेन एम है वो यही है, रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि जो प्रोमिस करे थे कहां तक पूरे हो। फिर उसके बाद से लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम दी हुई है। लिबर्टीज है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। आपको वर्शिप में कोई आपको रोक नहीं है, आप अपना फेथ आप रख सकते हैं, थॉट में कोई दिक्कत नहीं है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी भी तरीके से आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डांस करके, पेंटिंग करके, लिख करके, डिमॉन्स्ट्रेशन करके, धरना देके, हड़ताल करके। बाद में बंद कर दिया गया था हड़ताल की, उससे इकोनॉमिक सफर होती है। और रिलीजन के लिए भी पूरी लिबर्टी। लेकिन ये जो लिबर्टी रिलीजन के लिए है, इसमें आपस में सबको मिलजुल के रहना है। मेजॉरिटिज्म से अगर आप किसी एक रिलीजन को डोमिनेट करवाना चाहते हैं दूसरे के ऊपर, तो फिर ये गलत होने लगता है। हेंसकुम कहते हैं कि पूरी दुनिया में जब तक धर्मों के बीच में लड़ाई रहेगी तब तक शांति नहीं हो सकती। धर्मों के बीच में भी और धर्म के अंदर भी। जैसे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते रहे या सुन्नी लड़ते रहे, कभी एक पीरियड में शिवाइट और वेस्टवाइट में आपस में लड़ाइयां। जब तक आपस में पीस नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, और हमेशा वॉर होती रहेगी। 30 इयर्स वॉर हुई, क्रुसेड हुए हैं धर्म के नाम पर, हजारों निरपराध लोग मारे जाते हैं। तो धर्मों के बीच में हम लोगों को एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। क्लियर? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की इक्वलिटी होगी, जो अभी भी जिसके लिए पूरी लड़ाई होगी। कुछ काम छोटे माने जाते हैं, कुछ काम बड़े माने जाते हैं आज भी। जैसे झाड़ू लगाना, नाली साफ करना, या जूता बनाना, उनको वो स्टेटस नहीं मिलता है जो बाकी काम करने वालों को मिलता है, जो डॉक्टर्स को मिल गया है, जो किसी बिजनेसमैन को मिल गया है, जो ट्रेडिंग कर रहा है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इसका इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई दूध वाला है, उसके पास 200 भैंस गाय है, वो बहुत अमीर है। और दूसरी तरफ कोई एक प्रीस्ट है, पंडित जी, जो गरीब है, लेकिन स्टेटस में दोनों के अंतर है। आपके घर पे दोनों लोग आते हैं तो उनके साथ आप डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। ये होना चाहिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी कुछ कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं जिनको कि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जैसे रूरल एरियाज में बहुत लंबे टाइम तक
या सेमी अर्बन एरियाज में वुमेन्स के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। घर में दो भाई बहन है तो लड़के के लिए ज्यादा सुख सुविधाएं हैं बजाय की लड़कियों के लिए, तो उनको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कई पॉजिटिव काम किए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जैसे एज रिलैक्सेशन, जैसे अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लोग बराबर पे आ सके। कभी कहा गया था कि साहब रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के बात थी, एक पुराना केस था इसमें एमपी का, इसमें दो लड़कियां थी, एक के 80% के आसपास थे, 82% थे, और दूसरी के 11-12% थे। तो 82% वाली लड़की का नहीं हुआ था और 11-12% जिसके आए थे उसका हो गया था, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब थी। लेकिन जिस एरिया से आई थी, बस्तर से, वहां पर पढ़ना लिखना, कपड़े पहनना, स्कूल जाना, वहां तक भी इतना भी बहुत था, इतना बहुत था उस पूरी एरिया से बाहर निकल करके ये एग्जाम देना। कम से कम वो जब डॉक्टर बन के हुई, कम से कम अपनी ट्राइब में तो जाएगी, वहां तो कम से कम वो इलाज कर सकेगी, उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा रहेगा। लेकिन जो लड़की इंदौर से आई हुई है वो तो नहीं जा रही उस एरिया में काम करने के लिए, तो वो लड़की अपनी नानी, चाची, बुआ, जो भी घर के बच्चे हैं उन सबके साथ कम से कम वो उनको बेसिक ट्रीटमेंट तो दे देगी, जहां पे अभी भी ओझा आ रहा था, जहां पे अभी भी भूत और चुड़ैल पकड़ ले रहा था, वहां पे कम से कम राइट मेडिसिन तो कम से कम शुरू होगी। फ्रेटर्निटी, भाईचारा आपस में, ये मेन बेसिस है। और भाईचारे में एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये इंटीग्रिटी वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि नहीं है? सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, री बेरूबरी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आए, तो बहुत ही फेमस केस है, 13 जज की बेंच ने डिसाइड किया, तो उसने कहा था प्रियम्बल इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और केवल वो नहीं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रियम्बल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, प्रियम्बल हमेशा रहेगा, क्योंकि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो इसी एम को अचीव करने के लिए बना। तो अब प्रियम्बल इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पूरी बात हम लोग कर रहे हैं, ये सबके लिए जरूरी है इतनी बातें जानना। और प्रियम्बल के बारे में तो स्पेशली, आप चाहे कंपटीशन दे रहे हो या आप कंपटीशन ना दे रहे